मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बीटा 1.3 पूर्ण कर दिया गया। आज हम 2.1 पर चर्चा करेंगे। स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति। इसके अंतर्गत 2.1 में छत्तीसगढ़ी लोकगीत जो डॉक्टर जीवन यदु किस तरह से संबोधित किए हैं, ये अपने को पढ़ने को मिलेगा। पहले हम यदु जी के संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। लोक साहित्य के अध्येता और छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीतकारों में एक विशेष नाम है डॉक्टर यदु। पुस्तक सब लोगों ने खोला ना? मिलाओ कहां पर मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ बेटा, समझ नहीं आए। ठीक, तो उनका जन्म 1 फरवरी सन 1947 को खैरागढ़ में हुआ। देखा, ये साहित्यकार अपने क्षेत्र के ही हैं। यदु जी निवासी स्थान इनका कहाँ है? खैरागढ़। जन्मभूमि है खैरागढ़ इनकी। 1947 में इनका जन्म हुआ है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी यही हुई। लोक साहित्य में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। कविता आपकी मुख्य विधा है। विधा काला किथे जानते रे? विधा किथे साहित्य में जो लेखन, वाचन, पठन पाठन में उपयोग में आता है, उसे विधा कहते हैं। गद्य विधा, काव्य विधा, इस तरह से विधाएं होती है। समझ में आया ना? गद्य विधा में कहानी, उपन्यास, लोकोक्ति है ना, संस्मरण, रेखा चित्र हैं, ये सब क्या है? गद्य विधाएं हैं। तो ये कह रहा कि इस तरह से आपकी मुख्य विधा है। पर विचार परक लेख भी आपने बहुत लिखे। झील की मुक्ति के लिए ये काव्य संग्रह है। अनकहा है जो तुम्हारा, ये गीत संग्रह है। छत्तीसगढ़ी कविता, संदर्भ एवं मूल्य, इसको कहते हैं आलोचना। इस पर आलोचना किया गया। आलोचना कला कितने जानता हो? आलोचना का मतलब है कि उसकी कमियां बता देना कि उस साहित्य में कौन सी गड़बड़ी है, कौन सी कमी है और होना चाहिए, उसको आलोचना कहा है। और समालोचना बेटा उसके अच्छाइयों को भी बताना और कुछ खामियों को प्रदर्शित करना, समालोचना कहलाता है। तो ये आलोचना है ना। ऐसने रात पहाही छत्तीसगढ़ी काव्य नाटिका, इस शीर्षक पर साहित्यकार यदु जी ने अपनी लेखनी चलाई है।
तथा धान के कटोरा कविता संग्रह आपकी प्रमुख कृतियां हैं। नव साक्षरों के लिए लिखी आपकी रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। वर्तमान में खैरागढ़ में ही निवासरत हैं। अभी भी साहित्यकार खैरागढ़ में विद्यमान है ना। प्रस्तुत लेख उनके निबंध संग्रह लोक स्वप्न में लिली हंसा से लिया गया है। ये लिली हंसा उनकी एक साहित्य है जिस पर यदु जी की लेखनी चली है। उसका छोटा सा अंश हमारे समक्ष प्रस्तुत है। देखिएगा बड़े ध्यान से। अब पाठ पर चर्चा करते हैं। लोकगीत लोक की आंतरिकता, लयबद्ध और संगीतबद्ध अभिव्यक्ति। क्या है लोकगीत? साहित्यकार परिभाषित कर रहा है कि आंतरिकता, लयबद्ध और संगीतबद्ध अभिव्यक्ति का ही नाम लोकगीत। ठीक। लोक ने अपनी जिस आंतरिकता के प्रकाशन के लिए विभिन्न माध्यम अपनाए, वह आंतरिकता युगीन व्यवस्थाओं के दबाव से कभी मुक्त नहीं रही। आंतरिकता के दबावों से कभी मुक्त नहीं, अर्थात इस प्रकार की दबाव बनी रही और ना ही कभी हो सकती। आने वाले समय में भी इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो रहेगी, न कभी हो सकती। अतः लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का ऐसा साक्षी है। इस प्रकार साहित्यकार कहता है लोकगीत सांस्कृतिक यात्रा का ऐसा साहित्य है, ऐसा साक्षी है जो अपनी परंपरा में नवीनता का पक्षधर है। हाँ, नवीनता आई। आज के लोकगीत संगीत आदिम गीत संगीत नहीं। आदिम काला की थी बेटा, माने पुराने जमाने उसको कहते हैं आदिम। तो कहते हैं वे पुराने जमाने के संगीत नहीं। यद्यपि उन्होंने उनसे रस अवश्य ग्रहण किया, उसमें जो गुण था जरूर लिए, परंतु उनका अक्षरशः नकल नहीं किया गया। मनुष्य के शिकारी जीवन से निकल करके पशुपालक व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद ही लोकगीत और लोक संगीत के रूप में ग्रहण किया। मानव घूमने वाले शिकारी जीवन व्यतीत किए, जाने ना। उसके बाद कुछ आगे विकास हुआ, पशुपालक हो गए। इस तरह से क्रमशः मानव का विकास होता गया। तो इस प्रकार से लेखक ये बता दे रहे हैं कि फिर वे कृषि व्यवस्था और सामंती व्यवस्था को पार कर आज इस जटिल युग में अपने परिवर्तित रूप पर पहुंचे हैं। लोक की आंतरिकता पर उन सभी व्यवस्थाओं का असर रहा है। लोकगीतों में उन व्यवस्थाओं की स्मृतियां, जो समाज की व्यवस्थाएं थी उसकी स्मृतियां माने याददाश्त, अवशेषादि इसीलिए आज भी मिलते हैं। उन व्यवस्थाओं को
लेखक लोकमानस पर जो प्रतिक्रियाएं हुई उन्हीं से लोक साहित्य सृजित हुआ, जिसका एक बड़ा हिस्सा संगीतमय। जो लोक साहित्य का निर्माण हुआ बेटा, उसमें बहुत बड़ा भाग है संगीत। संगीत में क्या गुण होता है जिसको सुनने पर मन मुग्ध हो जाए, जिसमें विशेष आवाज रहे, तुक रहे, लयबद्ध रहे, ऐसे काव्य को कहते हैं संगीत। तो ये रहा बेटा। आगे देखिएगा, क्योंकि लोकमानस एक सा होता है, अतः लोकगीतों के आंतरिक एवं बाह्य बनावट को क्षेत्रांतर अधिक प्रभावित नहीं करता। क्षेत्रांतर अधिक प्रभावित नहीं करता, अर्थात इस क्षेत्र में अलग और उस क्षेत्र में अलग, इस प्रकार के कोई विशेष अंतर नहीं होता। किसी विशिष्ट व्यवस्था में रहते हुए दुख और सुख की, असुरक्षा और संघर्ष की, जय और पराजय की अनुभूतियों का कलात्मक प्रकटीकरण लोक की सांस्कृतिक अनिवार्यता है। अतः यदि हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोकगीतों का अध्ययन करें तो भी सारे क्षेत्र के लोकगीतों में मूल प्रकृति, बुनावट, गुणधर्म आदि स्पष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार बेटा देखने को मिलता है कि आज छत्तीसगढ़ी लोकगीत में किस प्रकार की गुण से परिपूर्ण है, उसका सुंदर सा चित्रांकन यदु जी ने विभिन्न लोक गीतों पर किया। लोकगीत चूंकि सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपरा पर क्या है लोकगीत, तो बता रहे हैं कवि जी। यदु जी कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था और हमारी परंपरा का एक देन है, इसी पर आधारित। और उनकी रचना किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ना होकर के उन सामान्य व्यक्तियों के द्वारा होती है, जिनका व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व में पूरे तौर पर रूपांतरित अथवा समाहित हो चुका है। समझ में आया ना बेटा? लोक गीतकारों और लोक गायकों के माध्यम से एक पूरी जाति अपनी बात समावेश सुर में रखती है। यही कारण लोकगीतों में व्यक्ति विशेष के बदले पूरी जाति का भी व्यक्ति परिलक्षित होता है। परिलक्षित होता है का मतलब दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। लोकगीतों में ऐसे गीतों का मिलना असंभव नहीं, देखने को ही मिलता है। असंभव जो संभव ना हो। मुश्किल जरूर है जो अकेले आदमी की पुकार या अरण्य रोदन बन करके लांछित हो, क्योंकि शेष बेटा अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, है ना? ठीक।